नमस्कार, सक्सेस स्पीक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारे इस खास कार्यक्रम में हमेशा हमारी यही कोशिश रहती है कि आपको देश की सर्वोच्च परीक्षा यानी सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों से मिलवाने की। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं हिमांशु कौशिक। हिमांशु ने साल 2017 की सिविल सेवा परीक्षा में 77वां स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देश के जाने माने IAS एक्सपर्ट AK मिश्रा। हमारे साथ स्टूडियो में हैं देश भर से आए हुए वो छात्र जो सिविल सेवा परीक्षा देना चाहते हैं। इसके अलावा हमारे साथ हैं खास मेहमान यानी हिमांशु के माता पिता और उनके भाई। उनसे भी हम बात करेंगे हमारे एपिसोड में आगे। आइए शुरुआत करते हैं आज के सक्सेस स्पीक्स की। हिमांशु, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने ये मुकाम पार किया। तो बचपन से शुरुआत करते हैं, कैसा माहौल था, किस माहौल में आपकी परवरिश हुई और किस माहौल में आप पले बढ़े? मेरा जन्म दिल्ली में हुआ। मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी इंजीनियर हैं बाय प्रोफेशन। मेरी माताजी टीचर हैं, संस्कृत पढ़ाती हैं गवर्नमेंट स्कूल में। मैंने इंजीनियरिंग करी कंप्यूटर साइंस में। उसके बाद 3.5 साल मैंने जॉब करी। जब आप छोटे थे तो क्या बहुत मेधावी छात्र थे, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस थी स्टडीज़ में, या शरारती थे, या किस तरह से आप थे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस तो कभी भी नहीं थी। एक एवरेज जो स्टूडेंट होता है वैसे स्कोर्स आते थे, लेकिन जनरल नॉलेज में, जीके क्विज में पार्टिसिपेट करना और न्यूज़ देखना, इसका बहुत शौक था। अच्छा, तो सर एक अभी आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो जनरल नॉलेज और बचपन से ही ये शौक, ये कितना सहायक है एक ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में और आगे जाके सक्सेसफुल होने में, सिर्फ सिविल सेवा ही नहीं, जीवन में भी? देखिए, एक तो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एक बेसिक एप्टीट्यूड का टेस्ट है और ये जितना जल्दी डेवलप होना शुरू हो जाए अच्छा है, क्योंकि इसमें किताबी कीड़े बनने की ज़रूरत नहीं है। और ये एग्जामिनेशन ये नहीं चाहता कि आप बहुत बुकिस हैं या बहुत स्कॉलर हैं, लेकिन आपके यदि वराइड इंटरेस्ट हैं और उन चीज़ों पे क्वेश्चनिंग की आदत है, एक लॉजिक डेवलप हो रहा है, अवेयरनेस लेवल अच्छा है, तो यदि ये जितना जल्दी स्टार्ट हो जाए उतना ही ज़्यादा ये आगे मैच्योर हो जाता है। स्टूडेंट के दिमाग में नॉर्मली ये होता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे या कोई रिसर्च करेंगे तो IAS बनेंगे। तो इस एग्जामिनेशन में किसी बहुत बड़े विद्वान स्कॉलर की ज़रूरत नहीं, इसी तरह की अप्रोच की ज़रूरत है, क्योंकि सिलेबस जो है 10+2 लेवल का है और मैक्सिमम ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस है। तो उसकी क्या माँ बाप की तरफ से कभी कुछ ऐसे सपने, जनरली माँ बाप देखते हैं कि आप डॉक्टर बने या आप इंजीनियर बने, क्या आपके ऊपर भी ऐसा कुछ प्रेशर था या कभी इच्छा व्यक्त की माता पिता ने कि नहीं पिताजी इंजीनियर हैं तो आप भी इंजीनियर बने या टीचर बने, ऐसा कुछ था कभी? माता पिता ने कभी ये नहीं बोला कि क्या करना है। उन्होंने हमेशा ये बोला कि जो भी करो अच्छा करना। एक परिवार में हमेशा 10वीं के बोर्ड एग्ज़ाम और 12वीं के बोर्ड एग्ज़ाम को हर कोई देखता है कि इसमें कैसे मार्क्स आए। 10th में अच्छे मार्क्स आए लेकिन 12th में अच्छे मार्क्स नहीं आए। उसके बाद जब ग्रेजुएशन करी तो वहाँ भी सिर्फ 65% मार्क्स आए। काफ़ी एवरेज एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है। ऐसा नहीं रहा कि मैं कोई बहुत बड़े कॉलेज से बिलोंग करता था या मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, लेकिन ये था कि कुछ करना है लाइफ में, और जब उसको एक दिशा दी गई तो अपने आप ही रिजल्ट आया। हिमांशु, आपसे तो बातचीत हमारी चलती रहेगी, लेकिन हमारे दर्शकों को दिखाते हैं कि आपके निजी जीवन में आप कैसे हैं, कुछ एक AV के ज़रिए प्लीज़। सफलता प्रसन्नता लाती है और नेचुरली एक बड़ी सफलता हिमांशु ने प्राप्त की है, तो हम सब बहुत खुश हैं। बस मैं इतना तो कहती थी कि बेटे मेहनत से ही सफलता मिलती है। किसी भी चीज़ को अगर करना है तो उसमें पूरी मेहनत करो। इसने अपने आप किया है सारा। हर रोज 10 घंटे पढ़ाया, 12 घंटे पढ़ाया, ऐसा नहीं हुआ। अप डाउन्स आए, बीच में दादी एक्सपायर हो गई हमारी और हम दादी के बहुत क्लोज थे, लेकिन उस टाइम पे भी इसने अपना मनोबल बना के रखा
और फाइनली प्रीलिम्स में इसने क्रैक किया। जैसा हिमांशु ने बताया कि 12th में भी एवरेज मार्क्स थे, कोई बहुत अच्छे कॉलेज से भी इन्होंने वो नहीं एडमिशन लिया, फिर भी पहले ही अटेम्प्ट में सफलता प्राप्त की। तो अक्सर मैंने देखा है कि लोगों के मन में ये बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि नहीं, अगर यही बेस लेवल्स नहीं है हमारे तो हम कर ही नहीं सकते, हम तो क्वालिफाई ही नहीं करेंगे। तो ये कहाँ तक सही है और इससे कैसे बचा जा सकता है? आपको एक बहुत ही बेसिक क्वालिटीज़ 10+2 लेवल का सिलेबस पे आपको आगे डेवलप करना है अपने पर्सनालिटी को, और ग्रेजुएशन का सिलेबस दिया गया है एक ऑप्शनल सब्जेक्ट 500 मार्क्स का। तो बेसिकली जो ज़रूरत है इस एग्जामिनेशन में एक राइट काइंड ऑफ अप्रोच एंड एप्टीट्यूड की है, और जिसमें एक संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास पर ध्यान हो। जो बच्चे खास करके सिविल सर्विसेज जैसे करियर में जाना चाहते हैं तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना और बाद में भी यही काम आता है। इसलिए ये जो मिथ है कि कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट लिया है और यूनिवर्सिटी में या स्कूल में तो वो IAS बनेगा, तो वो बिल्कुल गलत है। 10th में आपने बताया अच्छे मार्क्स थे, 12th में आपने साइंस ली, उस समय क्या सोचा था? तो क्या सिविल सेवा ये परीक्षा देना उस समय आपके दिमाग में था, या उस पर कार्यरत थे आप या नहीं? उस समय कुछ और सपने थे? सिविल सेवा परीक्षा देने का ख्याल सबसे पहले 2013 में आया, जब मैं इंजीनियरिंग कंप्लीट कर चुका था। तो उससे पहले जब मैं 12th तक की बात करूं, जब आपने कहा कि 65% शायद मार्क्स थे, तब क्या सोचा था कि इंजीनियरिंग कर लेते हैं और एक नॉर्मल लाइफ, एक क्या सपने थे उस समय? उस समय सपना यही था हर किसी की तरह कि इंजीनियरिंग कर लेते हैं और उसके बाद कहीं जॉब करेंगे, लेकिन एक समाज के प्रति जिम्मेदारी का भाव था हमेशा से, कुछ ना कुछ करना है समाज के लिए, और अगर कुछ देश के प्रति कंट्रीब्यूट कर सकें तो वही अच्छी लाइफ है, ऐसा मेरा मानना था हमेशा से। तो जब 3.5 साल नौकरी करते हुए मुझे लगा कि नहीं, मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा हूँ उस तरीके से, तो फिर मैंने डिसाइड करा और नौकरी छोड़कर तैयारी शुरू करी। सो हिमांशु, आपने बताया आप 3.5 साल नौकरी कर रहे थे, तो जनरली 3 साल नौकरी करने के बाद एक लाइफ सेट हो चुकी होती है। ऐसा क्या हुआ कि आपने सोचा कि नहीं, मुझे ये परीक्षा देनी है, मुझे नौकरी छोड़नी है? क्या कभी ख्याल आया कि नौकरी करते करते ही परीक्षा दे लें, या क्या स्ट्रैटेजी थी और किस चीज़ ने आपको बाध्य किया कि आप ये कदम उठाएं? मेरा कभी भी ये मानना नहीं था कि जीवन में स्टेबिलिटी ऐसी कोई चीज़ होती है। मेरा हमेशा ये मानना था कि जीवन में जो भी दिन आप जी रहे हो, आप उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हो या नहीं, आपको हर दिन जूझना पड़ेगा, हर दिन समस्याएं आएंगी, लेकिन आप कंफर्ट जोन में नहीं जा सकते। जिस दिन आप कंफर्ट जोन में चले गए उस दिन आप ऐसे ह्यूमन ग्रो नहीं करोगे। तो जब मुझे लगा कि 3.5 साल मैंने बिता दिए हैं और मेरे पास कुछ नहीं है दिखाने के लिए अपने लिए, तो मुझे लगा कि अब सही वक्त है और ये स्टेप लेना चाहिए। बिल्कुल। तो उस समय माँ बाप के क्या रिएक्शन थे? परिवार जनरली आपको लेकर या अपने बच्चों को लेकर प्रोटेक्टिव रहता है, उन्हें लगता है कि नहीं, आप ये छोड़ेंगे, आप इस एक ऐसे पाथ पे चल रहे हैं जिसमें सक्सेस मिलना या नहीं मिलना कोई गारंटी नहीं है। उस समय परिवार का क्या रिएक्शन था इस डिसीजन के प्रति आपके? परिवार का रोल बहुत ही महत्व है जो भी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट घर पे मिलना, बार बार ये बोलना कि आप बनोगे, आप में काबिलियत है, वो काम मेरे माता पिता ने भी किया, मेरे छोटे भाई ने भी किया। अच्छा। इनफैक्ट बहुत दिन प्रिपरेशन में ऐसे आते हैं कि आपको लगेगा कि नहीं, मुझसे नहीं होगा, तब यही लोग काम आते हैं और यही लोग आपको बोलते हैं कि नहीं बेटा, तुम कुछ बनोगे, मेहनत करते रहो। सो हिमांशु, जब शुरू कर दिया पढ़ाई, क्या कभी सोचा था कि पहले ही अटेम्प्ट में आप क्लियर कर पाएंगे? ये दिमाग में था, ये बना के चले थे आप, या क्या स्ट्रैटेजी थी उस समय कि किस तरह से अप्रोच करेंगे पेपर को? सर सच तो ये है कि मैंने सोचा था पहले अटेम्प्ट में करना है, क्योंकि और लोगों ने करा था, अगर कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, ये हमेशा से था मेरे अंदर। कई बार डाउट आए मन में, लेकिन तब घर वालों ने यही बोला कि अगले अटेम्प्ट के बारे में मत सोचो, अभी अगर नहीं हुआ तो हम तुम्हारे साथ हैं, अगला अटेम्प्ट भी देख लेंगे, लेकिन इस अटेम्प्ट में पूरी मेहनत करो। मतलब रोल सेटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर, सही तरह के आपके रोल मॉडल्स होने चाहिए जो एक ही आप उनको देखें ही नहीं जो पंचवर्षीय योजना बनाकर बैठे हैं। रोल मॉडल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो जब रिजल्ट आया तो कैसा लगा? मैं 1 बजे से वेट कर रहा था रिजल्ट के लिए दिन में, लेकिन रिजल्ट शाम को 7 बजे आया। अच्छा। तो मैं अराउंड इतने टाइम तक कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ था रिजल्ट का वेट करते हुए। जब एकदम से रिजल्ट देखा तो लिस्ट में पहले मैंने अपना नाम देखा कि ऊपर से चेक करूँ, 50 तक नहीं था, फिर मैंने नीचे से चेक करा, नीचे भी नहीं था, फिर मैंने फाइनली सर्च करा अपना नाम, तो 77वीं रैंक पे मेरा नाम था। उस समय मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गया, मेरा कोई रिएक्शन नहीं था, लेकिन परिवार वाले बहुत खुश थे।
तो चलिए हिमांशु, अभी एक वक्त हो गया है छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम आगे बढ़ेंगे और हमारे एक्सपर्ट आपसे बात करेंगे कि पूरे एग्ज़ाम की क्या स्ट्रैटेजी रही और किस तरह से आपने सफलता हासिल करी। सक्सेस स्पीक्स में अभी वक्त हो गया है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। आप कहीं जाइएगा नहीं, हिमांशु के साथ हमारी एक खास बातचीत जारी रहेगी। Over 23 years of excellence, more than 3,000 selections in civil services so far. Chanakya IAS Academy, nurturing leaders of tomorrow. मिलिए सिविल सेवा परीक्षा के सफल परीक्षार्थियों से और जाने उनकी सफलता के राज सक्सेस स्पीक्स के साथ। हर मंगलवार सुबह 9 बजे डीडी नेशनल पर। Over 23 years of excellence, more than 3,000 selections in civil services so far. Chanakya IAS Academy, nurturing leaders of tomorrow. वेलकम बैक। सक्सेस स्पीक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हिमांशु कौशिक। हिमांशु जिन्होंने साल 2017 की सिविल सेवा परीक्षा में 77वां स्थान प्राप्त किया है और आज ये एक IAS अधिकारी हैं। सर, मैं चाहूँगा कि अब आप हिमांशु से पेपर और स्ट्रैटेजी के बारे में कुछ बात करें ताकि हमारे दर्शक जान पाएँ कि सफलता का राज क्या है। हिमांशु, एक बार आपको फिर से बधाई कि आपने पहले अटेम्प्ट में 77 रैंक प्राप्त किया और आपके पेरेंट्स और आपके ब्रदर, उनके लिए भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आप पूरे परिवार को। क्या ये एक बहुत बड़ा जो क्वेश्चन दिमाग में रहता है कि कहाँ से स्टार्ट करें, खास करके जो पहली बार स्टार्ट करते हैं और लगता है कितना पढ़ना पड़ेगा, कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा। कोई किसी दिमाग में रहता है शायद 15, 16, 18 घंटे पढ़ने होंगे, कितनी सारी किताबें पढ़नी होंगी, बड़ी उलझन होती है। और जहाँ खास करके इतने सारे स्टडी मटेरियल, कोचिंग और उसके साथ साथ इंटरनेट में चीज़ें अवेलेबल हैं, तो एक बार फ्लड बना हुआ है। एक स्टूडेंट के दिमाग में आता है क्या अखबार पढ़ करके नोट्स भी बनाना चाहिए क्या? उसमें आपने क्या किया? सर, मैंने प्रीलिम्स तक नोट्स बनाए थे, लेकिन प्रीलिम्स से पहले वो नोट्स इतने सारे हो गए कि मुझे उन्हें रेफ़र करने का टाइम नहीं मिला। आज के टाइम में बहुत सारे नोट्स हमें मिल जाते हैं अखबार के ऑलरेडी। उस मटेरियल का हमें यूज़ करना चाहिए। अपने नोट्स जितने लिमिटेड हो सके उतने लिमिटेड रखने चाहिए, क्योंकि वो नोट्स लिखने में भी टाइम लगता है। जनरल स्टडीज़ के हर सेगमेंट्स तो अभी हम और मेंस में भी चर्चा करेंगे, लेकिन प्री में चूंकि अब एक क्वालिफाइंग नेचर का रह गया, लेकिन एप्टीट्यूड टेस्ट है, CSAT है, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? आपने क्या किया और लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? सर, एप्टीट्यूड और CSAT का टेस्ट को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें भी मिनिमम मार्क्स लाने ज़रूरी हैं। उसके लिए अगर आपका मैथ्स बहुत अच्छा है तो आपको सिर्फ टेस्ट पेपर सॉल्व करने की ज़रूरत है। अगर आपको लग रहा है कि आप कहीं वीक हो तो आपको उसमें ऑलमोस्ट 1 महीना डेडिकेट करना चाहिए, और जितने आप टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे उतना आपको CSAT और एप्टीट्यूड का आइडिया लगेगा। अब हम थोड़ी चर्चा शुरू करते हैं मेंस के लेकर के, जो अल्टीमेटली काफ़ी वाइड है। इतने सारे पेपर हैं, 4 जनरल स्टडीज़ के पेपर, प्री और मेंस। आपने प्री तक तो फोकस कर दिया, फिर मेंस के अप्रोच में आपने क्या चेंज लाया जो लोगों से शेयर करना चाहेंगे? सर, मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूँगा। प्रीलिम्स का रिजल्ट आने का वेट मत कीजिए। हाँ, ये बहुत क्रूशियल ये बहुत लोग करते हैं और ये गलती मुझसे भी हुई कहीं ना कहीं। मैंने भी अपना करीब 20-25 दिन का टाइम इस इंतज़ार में निकाल दिया कि शायद प्रीलिम्स ना हो। सबसे पहले हम राइटिंग स्किल की ही बात करते हैं, क्योंकि इतने कम समय में ज़्यादा लिखना है। तो आपने उस राइटिंग स्किल को डेवलप करने के लिए क्या किया आपने? सर, सबसे अच्छा तरीका होता है जंग की तैयारी करना, कि मैदान में उतर के प्रैक्टिस करो। मैंने वही किया। मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी और मैं घर पे टेस्ट पेपर लाने लगा और 3 घंटे का टाइम लगा के, बल्कि आधे घंटे का कम टाइम लगा के मैं प्रैक्टिस करने लग गया 20 क्वेश्चंस। राइटिंग की स्पीड तो आपकी बन जाती है, लेकिन आपको कंटेंट भी अच्छा होना चाहिए। उसके लिए मैं अपने क्वेश्चंस को उसके बाद में रिव्यू करता था कि मैंने क्या गलती करी है, क्या पॉइंट मिस हुए हैं। ऐसे करते करते मैंने कम से कम भी 50 या 100 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे। वही क्वेश्चन पेपर मैंने मेन से 1 महीना पहले दोबारा देखे कि मैं क्या गलतियाँ बार बार कर रहा था और ये गलतियाँ मेन पेपर में ना हो। तो प्रैक्टिस सर मेंस के लिए बहुत ही ज़रूरी है आंसर राइटिंग की। एक टाइम मैनेजमेंट एक बहुत क्रूशियल इशू होता है। पूरे समय का जो सब्जेक्ट बहुत हैं, पढ़ना है। कई बार स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि एक साथ सारे सब्जेक्ट पढ़ें या एक एक करके पढ़ें, और कितना टाइम लगाएं, कैसे मैनेज करें। उसके लिए आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया आपने? सर, शेड्यूल का होना बहुत ज़रूरी है। शेड्यूल में हमें ऐसा शेड्यूल बनाना है कि अगर एक सब्जेक्ट को हम 15 दिन दे रहे हैं पहली बार पे, तो अगली बार में वो 7 दिन में कंप्लीट हो, उससे अगली बार में वो 2 दिन में कंप्लीट हो। क्योंकि हमें मल्टीपल रिविजन्स करने हैं, इसलिए हम बहुत ज़्यादा समय नहीं दे सकते किसी सब्जेक्ट को। हमें थोड़ा थोड़ा समय देके सारे सब्जेक्ट कवर करने हैं और उनमें ही अपने जो कंसाइज नोट्स हैं
उनको रेफ़र करना है, क्योंकि सर 10 महीने की तैयारी के बाद आपको इस सिचुएशन में होना चाहिए कि आप अपने नोट्स को 2 दिन में रिवाइज कर सकें। एक पूरे तैयारी के दौरान स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत क्रुशियल इशू हो जाता है एग्जाम के बारे में। स्टूडेंट के दिमाग में ये भी सवाल आता है कि हाउ टू रिमेन मोटिवेटेड। डिमोटिवेशन होता है, फिर कभी लो हो जाता है, कभी हाई हो जाता है। आपके साथ भी ये सिचुएशन आए होंगे, तो स्ट्रेस एंड मोटिवेशन ये दोनों को बैलेंस करते हुए कैसे किया आपने काम, वो बताइए। सर स्ट्रेस भी रहता है, कई बार नींद भी नहीं आती है एग्ज़ाम की टेंशन की वजह से। इसमें बहुत ज़रूरी है कि जो आपके आसपास जो आपको चाहते हैं लोग, आपके परिवार वाले, आपके दोस्त, आप उनसे बात करिए। जितना आप बात करेंगे उतना आपका स्ट्रेस कम होगा। और अगर वो लोग सामने से ये बोले कि नहीं आप अच्छा कर रहे हैं, आप बनेंगे, तो आपका स्ट्रेस अपने आप ही कम होता रहता है। इसमें सर अगर किसी को फिर भी दिक्कत आ रही है तो मेडिटेशन, फिजिकल एक्सरसाइज, इनकी भी सहायता ली जा सकती है। पेपर वाइज थोड़ी चर्चा करते हैं। अब इससे की जो तैयारी है वो आपने कैसे की, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स उसको केयर नहीं करते, तो वो कैसे बिल्डअप किया आपने मेंस के लिए इससे की तैयारी में? सर जीएस की प्रिपरेशन करने के बाद और मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस था, तो इन दोनों की तैयारी करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि कंटेंट काफ़ी कुछ है मेरे पास ऐसे में लिखने के लिए, लेकिन उस कंटेंट को 1000 वर्ड्स में लिखना, सजाना संवारना, हाँ जी, उसमें कोट्स डालना, उसमें अच्छी अच्छी लाइन डालना, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। पेपर 1 जनरल स्टडीज़ जो थोड़ा है स्टैटिक नेचर का, लेकिन काफ़ी चीज़ें उसमें डायनेमिज्म आ रही हैं, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, और उसके साथ साथ में सोसाइटी से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो उसमें आपने क्या अप्रोच लिया पेपर 1 जनरल स्टडीज़ में? सर मेरे हिसाब से काफ़ी स्टैटिक पेपर है और इसमें नंबर हमें स्कोर करना चाहिए, लेकिन चूंकि इसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा है, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, तो कई बार हमें बहुत दिक्कत होती है पढ़ने में। इसका सबसे बढ़िया तरीका यही है कि नंबर ऑफ बुक्स मिनिमम होनी चाहिए इसकी तैयारी के लिए। बहुत ज़्यादा सोर्सेज से अगर हम पढ़ेंगे, अगर हमने मॉडर्न इंडिया 4 या 5 बुक से पढ़ा है, तो हमारा सारा का सारा टाइम वहीं लग जाएगा। पर्टिकुलर टेस्ट पेपर में देखा गया है कि आंसर कुछ हिसाब से रिपीट हो जाते हैं, बहुत ही रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं बार बार, तो बहुत ज़रूरी है कि पिछले 10 साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं पेपर 1 के लिए, वो ज़रूर सॉल्व करे जाएँ। पेपर 2 जो इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल, इतनी सारी चीज़ें एक साथ हैं इसमें, तो इसके बारे में आप समझाएं कि क्या अप्रोच था आपका? सर पेपर 2 में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम उसका सिलेबस देखें पहले। उसमें क्या है, उसमें स्पेशल लिखा हुआ है, जैसे आरपीए एक्ट के बारे में बात है उसमें, तो आपको डायरेक्ट टॉपिक वाइज सिलेबस उठाना है और उनको अपनी रेफरेंस बुक से स्टार्ट करना है, चाहे वो एनसीईआरटी हो, पॉलिटिकल है लक्ष्मीकांत हो, इन सबसे आप मटेरियल लीजिए। और इस पेपर में एक बहुत चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि पॉलिटिक्स में रोज़ाना नई नई डेवलपमेंट होती हैं, तो न्यू डेवलपमेंट्स के बारे में आपको आइडिया हो, क्वेश्चंस उसी से रिलेटेड आएगा। एंड वेयर इज फोकस ऑन इंटरनेशनल रिलेशन का के बारे में आपकी क्या सोच है, कहाँ स्टूडेंट को फोकस होना चाहिए? सर इंटरनेशनल रिलेशंस प्योरली डायनामिक टॉपिक है, जो लेटेस्ट न्यूज़ में चल रहा है आपको वो पढ़ना चाहिए, और आपको ये समझना चाहिए कि इससे हमारे ऊपर या हमारे देश के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। हिमांशु, पेपर 3 के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं, जेंडर स्टडीज़ का, जो साइंस, टेक, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट, ऐसे तरह के टॉपिक हैं, तो इसके बारे में आपने कोई स्पेसिफिक बुक से पढ़ाई की या सिर्फ अखबार और कुछ गवर्नमेंट साइट, इस पर ध्यान दिया, कैसे किया आपने इसको? सर पेपर 3 में बहुत सारे छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं, इन सबको कवर करने के लिए कोई एक सोर्स तो नहीं है हमारे पास, इसलिए काफ़ी सारे डिफरेंट सोर्सेज स्टार्टिंग फ्रॉम एनसीईआरटी टू रेफरेंस बुक मैंने रेफ़र करे। अब जैसे टॉपिक इकनॉमी से रिलेटेड है, तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि क्या कंसेप्ट है इकनॉमी का, लेकिन क्वेश्चन डायरेक्टली स्टैटिक पोर्शन पे नहीं आएगा, क्वेश्चन हमेशा आएगा करंट टॉपिक पे, तो दोनों चीज़ों को रिलेट करना बहुत ज़रूरी है। अगेन एक टॉपिक है डिज़ास्टर मैनेजमेंट, उसके लिए कोई और सोर्स से रेफर करने से अच्छा है कि आप इंटरनेट पे वो पूरा सोर्स पढ़ें। पेपर 4 जेंडर स्टडीज़ का एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, ये थोड़ा अलग हट करके पेपर है, कोई बहुत बुकिश नॉलेज भी इसमें नहीं चाहिए, लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इसमें एग्जामिनर देखना क्या चाहता है। आपकी क्या सोच है इसमें, क्या टेस्ट कर रहा है एग्जामिनर इसमें? सर ये बहुत बड़ी विडम्बना है कि एथिक्स का पेपर, जो हम जिस जॉब में जा रहे हैं वो एथिकल जॉब है, फिर भी एस्पिरेंट्स को ये पर्टिकुलर पेपर बहुत टफ लगता है, जो कि नहीं लगना चाहिए, जो सिर्फ आपसे वो पूछ रहा है कि सही क्या है और गलत क्या है। अगर आपको इसके लिए फिर भी आपको ज़रूरत है इसके लिए पढ़ने की, तो मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं। इसमें है क्या सर कि आप अपने क्वालिटी ऑफ आंसर्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप कहीं महात्मा गांधी जी के प्रिंसिपल्स की बात करें, अम्बेडकर के प्रिंसिपल्स की बात करें, इन सब बड़ी पर्सनैलिटीज़ के प्रिंसिपल्स आपको पढ़ने पड़ेंगे और आप वो इन आंसर्स पे डाल सकते हैं। साथ साथ जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वहाँ आपको अपना दिमाग चलाना है, जिससे किसी का भी नुकसान ना हो, सबको साथ लेके चलें और देश हित में क्या हो सकता है वो सोचें हमेशा हर सिचुएशन में।
वही इस पेपर का कंटेंट होगा। उसके बाद आते हैं हम लोग ऑप्शनल के बारे में। पहला सवाल उठता है कि हम ऑप्शनल का सिलेक्शन कैसे करें। किसी का बैकग्राउंड अलग है, किसी कुछ है, क्या वो सब्जेक्ट जो ग्रेजुएशन में पढ़े वही लेना चाहिए या कुछ अलग भी लिया जा सकता है? सर सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि ऑप्शनल कौन कौन से अवेलेबल हैं। बहुत लोग ये भी चेक नहीं करते कि कितने ऑप्शंस हैं, वो सिर्फ औरों की बात सुन के ऑप्शनल सेलेक्ट कर लेते हैं। उसमें आप देखिए आपका इंटरेस्ट किस में है। आखिर में आप 2 या 3 ऑप्शनल के इंटरेस्ट पे पहुंच जाएंगे कम से कम भी। उनमें हर सब्जेक्ट को आप 1 हफ्ता पढ़िए या 5 दिन पढ़ के देखिए। अगर आपको इंटरेस्ट आता है तब आप उस ऑप्शनल के लिए जाइए, क्योंकि ऑप्शनल आपको 1.5 साल तक संभालना है। और अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप बीच रास्ते में ही खो जाओगे। बहुत अच्छा, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपसे, आप आगे ग्रो करें। थैंक यू वेरी मच। सर यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। सक्सेस स्पीक्स में अभी समय हो गया है एक और छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम रुख करेंगे हमारे ऑडियंस का और उनसे जानेंगे कि उनके मन में क्या सवाल हैं हमारे गेस्ट और एक्सपर्ट के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, हम अभी हाजिर होंगे। Over 23 years of excellence, more than 3,000 selections in civil services so far. Chanakya IAS Academy, nurturing leaders of tomorrow. मिलिए सिविल सेवा परीक्षा के सफल परीक्षार्थियों से और जानें उनकी सफलता के राज सक्सेस स्पीक्स के साथ। हर मंगलवार सुबह 9 बजे डीडी नेशनल पर। Over 23 years of excellence, more than 3,000 selections in civil services so far. Chanakya IAS Academy, nurturing leaders of tomorrow. वेलकम बैक। सक्सेस स्पीक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए अब रुख करते हैं हमारे ऑडियंस का और उनसे जानते हैं कि उनके मन में क्या सवाल हैं हमारे गेस्ट और एक्सपर्ट के लिए। मेरा नाम राजेश कुमार, मैं हरियाणा से हूँ। मेरा सवाल है, हिमांशु सर से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरा सवाल सर आपसे ये है कि जो हम पीटी की तैयारी करते हैं तो सर एक हमारे ऊपर भी प्रेशर रहता है कि पीटी की फर्स्ट टाइम ही हमारा क्लियर हो जाए, तो सर पीटी के लिए क्या कुछ स्पेशल हमें स्ट्रेटेजी यूज़ करनी चाहिए? प्रिलिमिनरी टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो फिल्ट्रेशन लगाता है स्टूडेंट के ऊपर, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाते। सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो प्रीलिम्स में नहीं आते। फॉर एग्जांपल एथिक्स, वर्ल्ड हिस्ट्री, आपको उनको प्रीलिम्स की तरह पढ़ाई नहीं करनी है। प्रीलिम्स के लिए पढ़ाई करते हुए ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि हम फैक्ट्स को समझ रहे हैं और फैक्ट्स हमें थोड़े बहुत याद हों। किस आर्टिकल का कहाँ काम है, कौन से पार्ट में है और उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है डेली लाइफ पे, वो सब पता होना बहुत ज़रूरी है। एक टाइम आपको ऐसा सेट करना पड़ेगा जब आप डेडिकेटेडली प्रीलिम्स के लिए तैयारी स्टार्ट कर दें, चाहे वो फरवरी हो या मार्च हो। इससे लेट मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। उस टाइम पीरियड की स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि उसमें आप टेस्ट पेपर सॉल्व करिए और जो भी करंट अफेयर्स आपने पिछले 1 साल में पढ़ा है उसको रिवाइज़ करिए। साथ साथ जो भी नोट्स आपने पहले लिखे थे उन सबको रिवाइज़ करिए। जितने टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे उसमें आपको फीडबैक मिलेगा कितने नंबर आ रहे हैं। अगर मार्क्स कम भी आते हैं तो भी कॉन्फिडेंस कम नहीं करना, क्योंकि एक्चुअल टेस्ट होगा, उसमें जो मार्क्स आएंगे वो मैटर करेगा। अपना कॉन्फिडेंस बना के चलिए और टेस्ट पेपर सॉल्व करते रहिए। प्रीलिम्स निकल जाएगा, क्योंकि प्रीलिम्स सिर्फ पहला स्टेप है, उसके बाद और भी स्टेप क्लियर करने हैं। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बस अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। सर मेरा नाम किरण है, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ आपकी इस कामयाबी के लिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो मतलब हम लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं, मेंस क्लियर हो जाता है, पीटी हो जाता है, बट इंटरव्यू के टाइम पे कई कैंडिडेट्स होते हैं जो स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो आपकी क्या कंडीशंस थी जब आपने इंटरव्यू को अटेम्प्ट किया, और मतलब और स्टूडेंट्स को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए इसके? मैं आपकी कंडीशन समझ पा रहा हूँ। एक्चुअली जब मेंस का रिज़ल्ट आया था मुझे लगा इंटरव्यू तो बहुत आसान होगा, लेकिन जब मैंने मॉक इंटरव्यू देने स्टार्ट करे तो मुझे पता लगा कि बहुत कमियाँ हैं। अभी मैं नर्वस हो जाता हूँ, ये सब है। प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है इसमें, लेकिन एक चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना कि आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो आप इसके आगे भी चले जाओगे। प्रीलिम्स और मेंस आप क्लियर करके आए हो, इसका मतलब आप में काबिलियत है। अब बस आपको अपनी पर्सनैलिटी शो करनी है। पर्सनैलिटी में जो भी कुछ कमी है वो इम्प्रूव हो सकती है अगर हमें पॉजिटिव फीडबैक मिले। उसके लिए चाहे पेरेंट्स से डिस्कस कीजिए या मिरर के सामने बैठ के थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए अपने आप को प्रेजेंट करने की। उस वे में आप काफ़ी इम्प्रूव कर पाएंगे। हिमांशु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए और अपना इतना स्ट्रैटेजी आपने हमारे साथ डिस्कस की। मुझे लगता है कि ये दर्शकों को बहुत फ़ायदा मिला होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए।
ये था आज का हमारा सक्सेस स्पीक्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारा ये शो बेहद पसंद आया होगा। अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी समय पर आपसे होगी फिर मुलाकात सफलता की एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।